2009 दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के एंटीकोरम ऑक्शन हाउस में माहौल तनावपूर्ण था। हॉल में भीड़ कम थी, लेकिन सबकी सांसें अटकी हुई थी। वजह, आज एक ऐसी नीलामी होने जा रही थी जिसकी गूंज अटलांटिक पार भारत तक सुनाई दे रही थी। मंच पर सजी थी महात्मा गांधी की 5 निजी निशानियां, उनके गोल चश्मे, एक जोड़ी सादी चप्पलें, एक थाली, एक कटोरा और उनकी सबसे प्यारी चीज जेनेट कंपनी की उनकी जेब घड़ी। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी। इन वस्तुओं को बेचने वाला अमेरिकी संग्राहक जेम्स ऑटिस था, लेकिन भारत सरकार, गांधी के पोते तुषार गांधी और करोड़ों भारतीय इस नीलामी को रोकना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी रोकने का आदेश दिया, लेकिन अमेरिका में कानून की तलवार अलग थी। भारतीय सरकार ने अमेरिकी न्याय विभाग से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। न्याय विभाग ने नीलामी घर को नोटिस भेजा कि वस्तुओं को खरीद कर हस्तांतरित न किया जाए और उन्हें एस्क्रो खातों में रखा जाए, मगर नीलामी को रोकने का आदेश नहीं दिया गया। नीलामी घर के चेयरमैन रॉबर्ट मेरोन ने साफ कर दिया, उनके पास 30 से ज़्यादा बोली लगाने वाले पंजीकृत हैं। कई लिखित बोलियां आ चुकी है। ऑटिस ने भले ही आखिरी मिनट में चीज़ें हटाने की कोशिश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते अब पीछे हटना नामुमकिन था। विरासत बिकने को तैयार थी। नीलामी शुरू हुई। अनुमानित कीमत 20,000 से $30,000 थी, लेकिन मीडिया की सनसनी और भारत सरकार की दिलचस्पी ने कीमत आसमान पर पहुंचा दी थी। बोली डायरेक्ट $3 लाख से शुरू हुई। हॉल में भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई नेता मौजूद थे। घंटों पहले भारतीय कॉन्सुलेट में एक गुप्त बैठक हुई थी। होटल व्यवसायी संत सिंह चटवाल और भारतीय राजनयिकों ने मिलकर रणनीति बनाई थी कि कोई भी भारतीय आपस में बोली नहीं लगाएगा, ताकि कीमत बेतहाशा न बढ़ जाए। कमरे में मौजूद थे टोनी बेदी, जो बेंगलुरु स्थित यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग्स लिमिटेड के अमेरिकी शाखा के अध्यक्ष थे। वो चुपचाप एक बड़े खरीदार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बोली तूफान की तरह बढ़ रही थी। 3 मिनट के भीतर कीमत $1 मिलियन तक पहुंच गई। मुकाबला अब सिमट चुका था। एक तरफ लंदन में बैठा एक फोन बिडर और दूसरी तरफ टोनी बेदी का पैडल। $8 लाख पर बोली ठहरी, फिर अचानक रफ्तार पकड़ी। $1.8 मिलियन। हथौड़ा गिरने को था। नीलमीकर्ता ने एक पल का लंबा इंतजार किया और फिर गिरा हथौड़ा। पूरा हॉल, खासकर भारतीय अमेरिकी समुदाय, जोरदार तालियों से गूंज उठा। सबने राहत की सांस ली। गांधी जी की चीजें अब भी भारत के लिए ही बची थी। खरीदार कौन था, ये सवाल सबके दिमाग में था। टोनी बेदी ने घोषणा की कि वो भारत के लिए बोली लगा रहे थे, और कुछ देर बाद उस रहस्यमय नाम का खुलासा हुआ। खरीदार थे भारत के बेहिसाब दौलत और विवादों वाले उद्योगपति किंगफिशर वियर के मालिक विजय माल्या। दुनिया हैरान थी। गांधी जी, जो जीवन भर शराब और विलासिता के घोर विरोधी रहे, उनकी धरोहर एक शराब कारोबारी ने खरीदी थी। माल्या, जिनकी नेटवर्थ 2007 में 1.6 बिलियन से गिरकर $390 मिलियन हो चुकी थी, उन्होंने कमीशन के साथ 2.1 मिलियन खर्च कर दिए, यानी करीब 10.81 करोड़ खर्च कर दिए। माल्या का ये कदम किसी को अप्रत्याशित लगा तो किसी को देशभक्ति का चरम। ये वही माल्या थे जिन्होंने 2003 में टीपू सुल्तान की तलवार भी नीलामी से खरीदकर भारत को वापस दिलाई थी। हॉल से बाहर निकलते हुए टोनी बेदी कहते हैं कि यह मूल रूप से भारत की है, इसे भारत वापस जाना चाहिए। विजय माल्या की इस अप्रत्याशित बोली ने भारतीय विरासत को बचा लिया। गांधी जी की वो साधारण सी जेब घड़ी जो उन्होंने अपनी भतीजी आभा को दे दी थी, अब सुरक्षित थी। नीलामी का ड्रामा खत्म हो चुका था, लेकिन न्याय विभाग के अंतिम फैसले तक वस्तुओं को 2 सप्ताह के लिए एस्क्रो में रखा जाना था। अब गांधी जी की चप्पलें, जो उन्होंने 1931 में एक शांति सम्मेलन के बाद एक ब्रिटिश अफसर को दे दी थी, गांधी जी की वो घड़ी और उनके चश्मे, सभी 5 निशानियां अब विदेशी संग्राहक की ही नहीं थी। संत सिंह चौटाल ने ये बात उजागर की कि ये एक साझा रणनीति थी, जिसमें माल्या की बोली सबसे ऊपर रखने का फैसला किया गया था। विजय माल्या, एक विवादित अरबपति, ने एक ऐसे क्षण में देश की लाज बचा ली जब सरकार के सारे प्रयास विफल हो चुके थे।
ये किस्सा हमें सिखाता है कि विरासत की कीमत सिर्फ डॉलर में नहीं आंकी जा सकती, और जब बात राष्ट्र सम्मान की हो तो भूमिका निभाने वाला कोई भी हो सकता है।